नमस्कार। वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज कक्षा 12 आरोह किताब का सेकंड चैप्टर जो कि आलोक धनवा द्वारा रचित है, पतंग। तो इनका जन्म हुआ सन 1948 में मुंगेर बिहार में, और प्रमुख रचनाएं आप पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं पाठ की। लेखक का जो है ये पाठ है पतंग। इसको लिखने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है। तो लेखक जो है वो बच्चों की दुनिया, पतंग और मौसम के साहचर्य के माध्यम से कई गहन भावों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। कविता का सबसे बड़ा उद्देश्य तो यह है कि बच्चों के भीतर के अदम्य उत्साह और ऊर्जा को दर्शाना, जो वे पतंग उड़ाते समय महसूस करते हैं। यह बच्चों की कोमल भावनाओं और निडरता को उजागर करती है, जो उन्हें खतरनाक छतों पर भी बेखौफ दौड़ने के लिए शक्ति देती है। कवि ने प्रकृति के साथ भी सहज संबंध बनाया है। कवि शरद ऋतु के आगमन को बच्चों के खिलखिलाहट से जोड़ते हैं। वे बताते हैं कि किस तरह मौसम और बच्चों की गतिविधियां एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाती है। कि जैसे शरद ऋतु आती है तो सुबह खिली हुई धूप होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने पाठ में पतंग के माध्यम से मौसम, बच्चों आदि को जोड़ने का प्रयास किया। लाइन टू लाइन करते हैं एक्सप्लेनेशन। लाइन टू लाइन करते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे तेज बौछारें गई, भादो आया सवेरा हुआ। अर्थात बारिश का मौसम चला गया है, और भादो भादो का मतलब भाद्रपद का महीना जो है वो भी बीत चुका है, और सवेरा हुआ और एक नई सुबह का आगमन हुआ है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यह सवेरा जो है ये खरगोश की आंखों की तरह लाल और चमकीला है, शांत, खूबसूरत है और तेज चमक वाला है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब यहाँ पर जो है वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आ गई है, अर्थात सर्दी से पहले की हल्की ठंड वाली जो ऋतु है वो शरद ऋतु, हल्की हल्की ठंड, जैसा कि वह रुकावटों को पार करते आई है। यानी कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे पुलों को पार करते हुए आई है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। और कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण किया है यहाँ पर, जिस प्रकार से ऐसा लगता है कि शरद ऋतु जो है एक छोटे बच्चे की तरह नई चमकदार साइकिल पर जो है बहुत तेज़ी से साइकिल चलाते हुए, बहुत तेज़ी से, और अपनी आने की सूचना सबको देते हुए, घंटी बजाकर का मतलब अपने आने की जो सूचना है वो सबको देती हुई आ रही है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और वह मौसम अपने चमकीले और उज्ज्वल संकेतों, जैसे कि साफ आसमान, हल्की धूप, तो इन सब चीज़ों से लोगों को बुला रहा है, यानी कि बच्चों को बुला रहा है कि पतंग उड़ाने का सही समय आ गया है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अर्थात विशेषकर उन बच्चों के समूह को जो पतंग उड़ाना चाहते हैं और साफ मौसम का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा मौसम आ गया है। नेक्स्ट है आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। शरद ऋतु का मौसम आकाश को बहुत कोमल और साफ कर देता है। धूल मिट्टी के कण इतने नहीं होते हैं, शांत मौसम होता है कि पतंग ऊपर उड़ सके, ताकि पतंग आसानी से ऊंचाई तक उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की फुल्की और अनेक रंगों वाली जो पतंग है, यानी कि बच्चों की जो कल्पना है वो उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। पतंग में लगा हुआ दुनिया का सबसे पतला नाजुक कागज हवा में उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि पतंग में लगी हुई बांस की जो सबसे पतली और हल्की डंडी है वो उड़ सके। कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों, ताकि पतंग उड़ाने के साथ जो है सीटियों की आवाज़, खुशी से भरी चीखें, किलकारियाँ बच्चों की वो शुरू हो सके। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, अर्थात पतंगों की शक्ल में हवा में उड़ती हुई तितलियों जैसी नाजुक और सुंदर दुनिया की शुरुआत हो सके, कि मानो पूरा आसमान कैसा लगेगा रंग बिरंगी पतंगों से, जैसे मानो रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हों। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, अर्थात बच्चे जन्म से ही अपने शरीर में कपास जैसी कोमलता और लचीलापन लेकर आते हैं, अर्थात उनका शरीर बहुत हल्का और चोट लगने पर सहने वाला होता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है और उनके बेचैन पैरों के पास जब वे दौड़ते हैं बेसुध, कि बच्चे इतनी तेजी से भागते हैं कि ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती ही उनके बेचैन पैरों के पास खुद ही घूमती हुई आ रही है। जब वे पतंग उड़ाते हुए पूरी तरह से मग्न होकर दौड़ते हैं, बेसुध का मतलब मग्न होकर, उनको ये ख्याल नहीं रहता कि मेरा क्या होगा, मैं गिरूंगा क्या होगा। छतों को भी नरम बनाते हुए, अर्थात उनकी तेज तोड़ जो है वो हल्की देह और जोश के कारण उन्हें छतों की कठोरता महसूस नहीं होती। माने छतें भी उनके लिए कैसी हो गई है, मुलायम हो गई है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे दौड़ते हैं तो उनकी पदचाप यानी कि पैरों की आवाज़ से, शोर से सभी दिशाओं में गूंज पैदा होती है, जैसे कोई ढोलक बजा रहा हो, मृदंग बजा रहा हो, वाद्य यंत्र बजा रहा हो। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, अर्थात जब वे पतंग की डोर के सहारे झूलते हुए, पेंग का मतलब झूलते हुए, लहराते हुए चलते हैं, दौड़ते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर उनका शरीर पेड़ की डाल की तरह लचीला हो जाता है और वे अक्सर बहुत तेज़ गति से भागते हैं। नेक्स्ट लाइन है छतों के खतरनाक किनारों तक, कि बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते हैं छतों के एकदम किनारे तक पहुंच जाते हैं, जो गिरने की दृष्टि से क्या होता है, खतरनाक होता है। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, कौन बचाता है? ऐसे खतरनाक समय में उन्हें गिरने से कोई बाहरी शक्ति नहीं बचाती, बल्कि सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, उनके अपने शरीर का रोमांच, उत्साह, जोश और हल्कापन ही उन्हें गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे।
पतंग जितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, धड़क रही है, बच्चे स्वयं को उसी ऊंचाई से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और यह लगाव उन्हें केवल एक पतंग की डोर की तरह थाम लेता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। मानो से लगता है कि बच्चे भी जो हैं पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं। उनका मन और शरीर भी हवा में उड़ रहा है अपने रंध्रों के सहारे। अर्थात वे पतंग के साथ साथ अपने शरीर के रंध्रों में महसूस हो रही हवा और जोश के सहारे हवा में उड़ रहे हैं। यह पंक्ति बच्चों के एकाग्र और तल्लीन हो जाने के भाव को दर्शा रही है। नेक्स्ट लाइन है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर मान लो गलती से गिर जाएं कि, और यदि इस रोमांच के दौरान वे कभी छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिर जाते हैं और बच जाते हैं तब तो, और भाग्यवश सौभाग्य से बच गए तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो वे इस अनुभव के बाद कि भाई गिरते हैं तो कुछ नहीं होता, लगती तो है नहीं, और भी ज़्यादा निडर हो जाते हैं, डरते नहीं हैं और अगली सुबह चमकीले सूरज के सामने आते हैं पतंग उड़ाने के लिए। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और अब तो उनके उत्साह और साहस के कारण पृथ्वी और भी ज़्यादा तेज गति से घूमती हुई उनके पैरों के पास आती है, अर्थात उनके चंचल और उत्साही पैरों के पास में। तो इस प्रकार से जो है कवि ने पतंग, प्रकृति, बच्चों का मनोहारी चित्रण इस पाठ में किया है। अब चलते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है वर्णन अपने शब्दों में करिए। पतंग कविता की में कवि आलोक धनवा ने बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का प्रकृति के साथ उनके रागात्मक संबंधों का अत्यंत सुंदर चित्रण करते हुए यह बताया है कि भादो मास गुजर जाने के बाद घनघोर बारिश समाप्त हो जाती है, शरद ऋतु का आगमन होता है, खरगोश की लाल आंखों जैसी चमकीली धूप निकल आती है। इसके कारण चारों ओर उज्ज्वल चमक बिखर जाती है, आकाश साफ सुथरा और मुलायम हो जाता है, हवाओं में एक मनोरम सुगंधित महक फैल जाती है। शरद ऋतु के आगमन से चारों ओर उत्साह उमंग का वातावरण होता है और पतंगबाजी का माहौल बन जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 2, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग करके कवि उसका साकार रूप पाठकों के सामने रखना चाहते हैं। उनके मन में जिज्ञासा जगाना चाहते हैं कि पतंग को विशिष्ट बनाकर उसकी ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, क्योंकि विशेष वस्तु प्राप्त करने की लालसा सबके भीतर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। बच्चों के पैर कपास की तरह नरम, मुलायम, हल्के फुल्के और चोट खाने में समर्थ होते हैं, इसलिए वे पूरे दिन नाच कूद करते रहते हैं। पतंग को ऊंचाई तक पहुंचाने की धुन में वे इतने मगन हो जाते हैं कि कपास जैसे मुलायम उनके तलवे जमीन की कठोरता का अनुभव भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती है, उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर डोलते हैं। वे किसी भी खतरे से बिल्कुल बेखबर होते हैं। एक संगीतमय ताल पर उनके शरीर हवा में लहराते हैं जैसे वे खुद एक पतंग हो गए हों। पतंग उड़ाते समय मानो उनके छोटे छोटे सपनों को पंख लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मुझे मन होता है कि मैं पंछी बनकर स्वच्छंद नभ में आकाश में उड़ता फिरूं और उड़कर क्षितिज तक पहुंच जाऊं। क्षितिज का मतलब सूरज के नज़दीक। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है। जब हम किसी कार्य को पूरा करने में मग्न हो जाते हैं तब हमारा शरीर जैसे उस कार्य की लय में डूब जाता है, उसी प्रकार संगीत सुनते हुए हम उसकी लय ताल में खो जाते हैं, इसलिए कहा गया है रोमांचित शरीर का संगीत। इस प्रकार से इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हमने देखा। प्रश्न उत्तर को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप पाठ को 2 से 4 बार सुनिए। अर्थ अगर आपको याद होगा तो प्रश्नों को आप मन से बना करके लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पाठ के साथ। धन्यवाद।